सारांश और समय सगे भाई थे और अब दोनों की शादी हो चुकी थी। विजय लक्ष्मी जी उन दोनों की माँ थी। दोनों अपने अपने गुजर बसर करने लायक कमा लेते थे। अभी उनकी दादी कुंती देवी भी जिंदा थी और काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी। सारांश की शादी हो चुकी थी और उसका परिवार बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि अब उसके दो बच्चे हो चुके थे, इसलिए अब उसे ऐसा लगने लगा कि गांव में रहकर गुजर बसर संभव नहीं है और उसने शहर जाकर नौकरी करने की सोची, जिसमें उसकी माँ विजय लक्ष्मी जी ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उनके हिसाब से उनका बेटा सारांश शादी के बाद बिल्कुल बदल चुका है और वह उस घर से अपनी बीवी को लेकर निकल जाना चाहता है। वह सारांश की परेशानियों को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कितनी ज़्यादा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे हैं। विजय लक्ष्मी जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं थी कि सारांश गांव के बाहर जाए, लेकिन सारांश की दादी कुंती देवी को सारांश की समस्याएं दिख रही थी, क्योंकि अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल में भी डालना था। आमदनी नहीं होगी तो बच्चों की पढ़ाई और आगे के खर्च कैसे चलेंगे। इसलिए वह सारांश के फैसले से सहमत थी। सारांश को पता था कि माँ की बातों में आकर उसे और भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने एक बार बोला, माँ, अगर आप चाहती हो कि मैं यहीं पर रहूं, तो पिताजी ने जो दो जगह ज़मीन खरीदी थी, उनमें से कोई एक ज़मीन बेचकर मुझे कुछ पैसे दे दो, ताकि मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकूं। फिर मैं यहाँ से जाने की सोचूंगा भी नहीं। लेकिन माँ विजय लक्ष्मी जी को लगा कि सारांश शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है और सारी जमीन जायदाद अकेले हड़पना चाहता है, इसलिए उन्होंने इसके लिए भी साफ मना कर दिया और सारांश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। समय को यह अच्छा मौका मिल गया। वह तो शुरू से ही अपने भाई सारांश की तरह नहीं था, बल्कि बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसने अपनी माँ के मन में सारांश और उसकी पत्नी के खिलाफ कूट कूट कर जहर भरा और बोला, वह सब कुछ अकेले हड़प जाना चाहता है, लेकिन जब आपसे कुछ निकलवा नहीं पाया तो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल गया। आपकी सेवा नहीं करना चाहता, बस अपनी खुशियाँ देख रहा है। यह सब कुछ भाभी के दिमाग की उपज है और अपनी माँ का ब्रेन वॉश करने में समय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विजय लक्ष्मी जी तो पहले से ही अपने बड़े बेटे सारांश की जिंदगी में उसकी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शायद हर घर में बड़े बेटे के नसीब में यही होता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले आती है तो सास कभी उसकी पत्नी को अपने बेटे की ज़िंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और बड़े बेटे बहू से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और जब छोटी बहू आती है तो पहले ही बड़ी बहू से रिश्ते इतने बिगड़ चुके रहते हैं कि सास के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और छोटी बहू सास की प्यारी हो जाती है। जहाँ बड़ी बहू की बिना गलती के गलतियाँ नज़र आती है, वहीं छोटी बहू की गलतियाँ भी सही लगती है। यही सब कुछ हुआ विजय लक्ष्मी जी के साथ। उनके मन में अपने बड़े बेटे सारांश और उसकी पत्नी के लिए काफ़ी गिला शिकवा था और काफ़ी कुछ जहर उनके छोटे बेटे समय ने उनके दिमाग में भर दिया था, जिसे कि उसकी दादी कुंती देवी देख और समझ रही थी और वह अपनी बहू विजय लक्ष्मी को समझाने की कोशिश भी करती थी, पर विजय लक्ष्मी को ना कुछ सुनना था और ना ही कुछ समझना था। वक्त के साथ अब समय की शादी भी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी घर आ चुकी थी। समय तो शुरू से ही शातिर था और उसकी पत्नी उससे भी ज़्यादा शातिर थी। उन लोगों ने यह देख लिया था कि विजय लक्ष्मी जी के मन में अपने बड़े बेटे बहू के लिए काफ़ी चिढ़ भरी हुई है और वह उन्हें पसंद नहीं करती। इसका उन दोनों ने पूरा फ़ायदा उठाया और विजय लक्ष्मी जी की मक्खनबाजी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब समय को भी परिवार बढ़ने के साथ साथ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी थी और आमदनी बढ़ाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ यही था कि गांव की ज़मीन को बेचकर वहां कुछ बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि समय को पता था अगर वह शहर जाएगा तो फिर इतने दिनों से सारी ज़मीन जायदाद और माँ की संपत्ति हड़पने की जो साजिश उसने रची है वह कामयाब कैसे होगी। समय ने अपनी माँ को
अच्छे से अपने झांसे में ले लिया और अपने पिताजी की खरीदी हुई जमीन बेचकर गांव में ही अपनी काफ़ी बड़ी साइकिल की दुकान खोल ली, जो कि अच्छी खासी चलने लगी और समय की आमदनी काफ़ी बढ़ गई। दादी कुंती देवी ने विजय लक्ष्मी को बोला भी था कि इस जमीन को बेचकर जो पैसे मिले हैं उन पर आधा हक सारांश का भी है, लेकिन विजय लक्ष्मी जी ने साफ बोल दिया, जो बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ से शादी होने के बाद अलग हो गया, मैं उसे अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं देने वाली। दादी ने बोला, यह सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रही हो। सारांश ने भी तुमसे ज़मीन बेचने के लिए कहा था, तब तो तुम पीछे हट गई थी, और अब जब समय ने कहा तो तुम तुरंत तैयार हो गई। अगर तुम समय को भी ज़मीन नहीं देती तब मैं देखती कि समय तुम्हारे साथ यहाँ पर रहता। विजय लक्ष्मी ने बोला, यह सब आपके दिमाग की सोच है। अगर सारांश मुझे कुछ मौका देता तो शायद मैं इस बारे में सोचती, लेकिन उसे तो हर हाल में यहाँ से निकलना था। कुंती देवी को समझ में आ गया कि विजय लक्ष्मी जी अपने छोटे बेटे बहू के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि उनके मन में अपने बड़े बेटे बहू के लिए कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं है। उनकी बहू विजय लक्ष्मी के लिए सर्वस्व उसके छोटे बेटे बहू ही है। दादी कुंती देवी को पता था कि विजय लक्ष्मी यह काम बहुत गलत कर रही है। खैर, सारांश भी शहर में अच्छा कमा रहा था और परिवार का खर्च ठीक ठाक से चल रहा था। कभी कभी वह कुछ पैसे बचाकर गांव में अपनी माँ को भी भेज दिया करता था, लेकिन फिर भी विजय लक्ष्मी की नज़र में सारांश की कोई कीमत नहीं थी। इसी तरह से करीब 12 वर्ष का समय बीत गया। अब सारांश को शहर में एक घर खरीदने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि किराए में काफ़ी पैसे निकल जाते थे और बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी पैसे निकल जाते थे। कुछ खास बचत तो हो ही नहीं पाती थी। इसलिए वह गांव गया और अपनी माँ से बोला, माँ, आपने एक ज़मीन बेचकर तो समय को दुकान करने के लिए सारे पैसे दे दिए, तो दूसरी ज़मीन बेचकर मुझे शहर में घर खरीदने के लिए पैसे दे दो। इस पर विजय लक्ष्मी जी ने साफ बोल दिया, सोचना भी मत, शादी होते ही अपनी पत्नी को लेकर तुम अलग हो गए। क्या सेवा की है तुमने माँ की, जो मैं तुम्हें अपनी ज़मीन दे दूँ? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। सारांश ने बोला, या तुम क्या कह रही हो माँ? मेरा भी तुम लोगों की ज़मीन जायदाद पर बराबर का हक है। विजय लक्ष्मी ने बोला, बस ज़मीन जायदाद पर हक है, जिम्मेदारियों पर नहीं। सारांश ने बोला, कौन सी जिम्मेदारियां नहीं उठाई हैं मैंने? मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं यहाँ से गया, लेकिन फिर भी वक्त वक्त पर मैंने यहाँ पैसा भेजा है। आप वहाँ चलकर नहीं रह सकती, यह बात मुझे पता है, इसलिए वक्त वक्त पर हम दोनों यहाँ आ जाते हैं। अभी पिछले साल जब आप बीमार पड़ी थी, मेरी पत्नी यहाँ आकर रहकर आपकी सारी सेवा करके गई थी, क्योंकि आपकी छोटी बहू उस वक्त अपने मायके भाई के बच्चे के जन्मदिन के मज़े ले रही थी और 1 महीने बाद आई थी। क्या जन्मदिन में जाने पर 1 महीने बाद आया जाता है, वह भी तब जब सास घर में बीमार पड़ी हो। मेरे बच्चे स्कूल से आकर घर में अकेले रहते थे और हम लोगों ने उस वक्त टिफ़िन का खाना खाया था। उस वक्त क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ अपने सास की सेवा कर रही थी। जितना हो सकता है उतना तो हम करते हैं माँ, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन विजय लक्ष्मी जी को ना कुछ सुनना था, ना उन्होंने सुना, क्योंकि समय ने अच्छे से अपनी माँ का ब्रेन वॉश कर रखा था और विजय लक्ष्मी जी ने साफ बोल दिया कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं देने वाली। तुम जा सकते हो यहाँ से। यहाँ कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद नहीं है कि उस पर तुम्हारा हक बनता है। यह सारा कुछ मेरे पति का किया हुआ है और वह भी मेरे नाम पर है। मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे दूंगी। और रही बात मेरे गहनों की, तो वह भी मेरे हैं, मुझे जिसे मर्जी उसे दूंगी। अगर पुश्तैनी कुछ है तो यह घर है, कर लो इसका बंटवारा, आकर रहो यहाँ, क्योंकि यह घर तो अभी बिकने वाला नहीं। और वैसे भी अभी तुम्हारी दादी भी जिंदा है। सारांश को अपनी माँ से ऐसे बेईमानी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। समय और उसकी पत्नी वहीं बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो सोने पर सुहागा हो गया था
उनके इतने दिनों की मेहनत रंग जो लाई थी। अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो गया था। गांव में पैसों की कोई कमी नहीं थी और बची हुई जमीन जायदाद भी विजयलक्ष्मी जी ने उन्हीं के नाम करने की सोची थी। सारांश और उसके परिवार को हर तरह से बेदखल कर दिया था विजयलक्ष्मी जी ने। सारांश और उसकी पत्नी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा और उनकी माँ उनके साथ ऐसी बेईमानी करेगी। लेकिन विजयलक्ष्मी जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कुंती देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ होकर अपने बेटे के लिए इतना जहर भरा है उसके मन में, और इसमें समय और उसकी पत्नी का पूरा योगदान है। यह बात तो वह अच्छे से समझ ही रही थी। खैर, विजयलक्ष्मी जी को कुछ भी नहीं सुनना था और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। कुंती देवी भी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उनसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। इसलिए उन्होंने सारांश को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे साथ तेरी माँ ने नाइंसाफ़ी की है, तुझे तेरा हक नहीं दिया, लेकिन यह बुढ़िया तेरी दादी तुझे तेरा हक देकर जाएगी। जिसे सुनकर समय और उसकी पत्नी हंसने लगे और बोले, आखिर दादी के पास क्या है जो वह सारांश को देकर जाएंगी? सिर्फ एक घर जो कि पुश्तैनी है, और खुद ब खुद उसका आधा हिस्सा समय को मिल जाएगा। फिर दादी के पास आखिर है क्या? उम्र के इस आखिरी पड़ाव में कभी भी वह इस दुनिया से जा सकती है। गले में एक चेन, कानों में बालियां और हाथों में 2 सोने के कंगन पहन रखे हैं। उसके अलावा वह क्या दे सकती है सारांश को, क्योंकि उसके अलावा तो आज तक उन्हें कभी कुछ पहने नहीं देखा। विजयलक्ष्मी ने भी अपनी सास के इन जेवरों के अलावा कभी उन्हें कुछ और पहने नहीं देखा, और ना ही कोई ऐसी जमीन जायदाद वह जानती थी जो उसके सास के नाम पर हो। इसलिए वह भी सोच रही थी कि कुंती देवी यह कैसी बातें कर रही हैं और वह सारांश को क्या देंगी। यह सब कुछ देखकर कुंती देवी का दिल रो रहा था कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उन्होंने बोला, शायद मैं कुछ दिन और जी लेती, लेकिन तुम लोगों की इस हरकत की वजह से अब मुझे लग रहा है कि मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं और कभी भी मेरा देहांत हो सकता है। वैसे भी अब तो मेरी जाने की उम्र हो ही चुकी है, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगी कि शायद तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। लेकिन मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं, इसलिए मुझे जो करना है मुखिया जी के सामने करूंगी। और उन्होंने जिद करके गांव के मुखिया को अपने घर पर बुलाया। मुखिया जी घर पर आ चुके थे। कुंती देवी ने उनके सामने बोला, मेरी बहू ने अपने पति की संपत्ति, जो कि 2 जगह पर जमीन थी, उनमें से एक जमीन बेचकर अपने प्यारे छोटे बेटे को साइकिल की दुकान करवा दी, और दूसरी जमीन भी उसके नाम ही करने की बात कर रही है, क्योंकि वह उसकी है, वह जिसे चाहे दे। और उसके पास जो थोड़े बहुत जेवर हैं उसे भी वह अपनी छोटी बहू को ही देने की बात कर रही है। अपने बड़े बेटे बहू को मेरी बहू ने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े पोते सारांश को देना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों के सामने यह बात बोल रही हूँ और आप लोग इसके गवाह हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति आप लोगों के सामने सारांश के सपुर्द कर दी जाए और उनमें से कुछ भी समय को न दिया जाए। मुखिया जी भी हैरान थे कि यह कुंती देवी कैसी बातें कर रही है, उनके पास है ही क्या। कुंती देवी ने आगे बोला, मैंने गले में यह चेन, 2 कंगन और बालियां पहन रखी हैं। यह सब कुछ तो मैं सारांश को देना ही चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा जो कुछ भी है वह सब कुछ भी मैं अपने बड़े पोते सारांश को ही देना चाहती हूँ। यह सब कुछ सुनकर समय और विजयलक्ष्मी जी हंस रहे थे कि इतनी सी बात के लिए मुखिया जी को बुला लिया। वह तो वैसे भी उसे दे देती, हम उसमें से कोई हिस्सा नहीं मांगते। कुंती देवी ने आगे बोला, और मेरे पास थोड़े पैसे हैं जो मेरे अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी हैं, तो मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद वह सारे पैसे भी सारांश को दे दिए जाए। मुखिया जी भी सोच रहे थे कि शायद कुंती देवी की उम्र के साथ पागल हो गई है और अपने 2-4 जेवरों की तुलना
एक जमीन के बड़े टुकड़े से कर रही हैं। उसके बाद कुंती देवी को सांत्वना देते हुए मुखिया जी ने बोला, बिल्कुल बिल्कुल अम्मा जी, आपने यह जो जेवर पहन रखे हैं, यह सारा कुछ हम सारांश को दिलवा देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए और आपके पास जो थोड़े पैसे हैं उनसे आपका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। अब आप परेशान मत होइए। सारांश भी सोच रहा था कि चलो कम से कम माँ ने ना सही, दादी माँ ने तो उसके बारे में सोचा कि उनके पास जो कुछ भी संपत्ति है वह उसे दे दी। कुंती देवी ने आगे बोला, अरे नहीं मुखिया जी, मेरा वह बक्सा है ना, वह मैं अपने बड़े पोते सारांश को देना चाहती हूँ और यह रही उसकी चाबी, यह मैं आपको दे रही हूँ और मेरी मृत्यु के बाद यह सारा कुछ आप सारांश के सुपुर्द कर दीजिएगा और अपने सामने उसे उसका हक दिलवा दीजिएगा। इसमें से कुछ भी समय को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही काफ़ी बेईमानी कर ली है अपने भाई के साथ। यह सब कुछ सुनकर समय मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, दादी माँ आखिरी वक्त में पागल हो गई हैं। आखिर उनके पास उस टूटे फूटे बक्से में है ही क्या? 2-4 पुराने कपड़े और कुछ पैसे जो उन्होंने बचा कर रखे होंगे जिससे उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। और तो कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, बस यही देखा है कि अपने बक्से की हिफाजत दादी माँ करती रहती थी, कभी किसी को छूने नहीं देती थी और ना ही उस बक्से को वहाँ से हिलाने देती थी। लेकिन हाँ, जब भी वह बक्सा खोलती थी तो बच्चे उसके आसपास देखने के लिए खड़े रहते थे और विजय लक्ष्मी जी वहाँ पर खड़ी रहती थी, पर उसमें कुछ पुराने कपड़े और बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए समय आश्वस्त था कि दादी माँ इस उम्र में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। सारांश भी सोच रहा था कि कम से कम इस उम्र में ऐसी हालत में भी दादी को उसकी फिक्र तो है, उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी की चिंता तो है। कुंती देवी अपनी आखिरी सांसें तो गिन ही रही थी। मुखिया जी के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई और फिर सारांश ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया और सारे काम निबट जाने के बाद मुखिया जी अपने वादे के अनुसार सारांश को उस बक्से की चाबी देते हुए बोले, तुम्हारी दादी की अंतिम इच्छा यही थी। अब इस बक्से को खोलकर उसमें रखे पैसे को तुम निकाल सकते हो जो तुमने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में लगाए हैं। उसके अलावा उस बक्से में और जो कुछ भी हो वह सब तुम्हारा है। हमारे सामने तुम उस बक्से को खोल लो ताकि कुंती देवी तुम्हारी दादी माँ की आत्मा को शांति मिल सके और हम तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकें। सारांश ने मुखिया जी के सामने और अपने घर वालों के सामने उस बक्से को खोला। उसमें कुछ भी नहीं था। 2-4 पुरानी साड़ियाँ थी और कुछ पैसे जो कि कुंती देवी ने बताए ही थे। समय मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, बड़ा आया था यहाँ हिस्सा बंटवारा लेने के लिए। सारांश दादी माँ की साड़ियों को किनारे रख रहा था कि अब उन साड़ियों का क्या काम, उन्हें किसी को दे दिया जाएगा। साड़ियों को बाहर निकालते वक्त साड़ियों से एक छोटी सी पोटली गिरी। जब उस पोटली को खोलकर देखा गया तो उसमें एक चाबी और एक लिफाफा भी था जिसमें शायद कोई चिट्ठी रखी थी जिसे उसकी दादी ने अपने अंतिम समय में अपने कांपते हाथों से लिखा था। सारांश ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि यह बक्सा कैसे खुलेगा। दादी माँ ने लिखा था, इस बक्से के तली में एक और बक्सा है जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है और ऊपर से दिखता नहीं। अंदर दाहिने तरफ के कोने में एक छेद है जहाँ यह चाबी लगती है। वहाँ पर इस चाबी को लगाकर इस बक्से की तली को खोल लो, खानदानी जेवर तुम्हें मिल जाएंगे। उस चिट्ठी में दादी माँ ने साफ लिखा था, मेरी बहू विजय लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और मैंने सोचा था कि जब मेरी मृत्यु के बाद मेरा बक्सा खोला जाएगा तो खुद ब खुद यह सब कुछ सामने आ जाएगा और दोनों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन मेरी बहू ने जो नाइंसाफ़ी मेरे बड़े पोते के साथ की है, मैं अपना सारा धन अपने बड़े पोते सारांश को देना चाहती हूँ। मेरी सास की मृत्यु के बाद मैंने और मेरी जेठानी ने इस बक्से को खोला था और हमें यह पोटली मिली थी और इस बक्से की तली को खोलने पर उसमें बहुत ज़्यादा सोने के जेवर मिले थे।
जिनकी कीमत करोड़ों में थी। हम दोनों देवरानी जेठानी ने उसे आधा आधा बांट लिया था। बाद में मेरे जेठ जेठानी अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद बेचकर यहाँ से किसी और राज्य में जाकर बस गए और अब तो उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, तो उन्होंने अपने हिस्से के जेवर शायद अपने बेटे बहू को दे दिया होगा। लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई और इसी बक्से में सारा कुछ रहने दिया। सोचा था जिस तरह मेरी सास की मृत्यु के बाद यह बक्सा खुला था और हमें वह संपत्ति मिली थी, वैसे ही मैंने सोच लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद यह बक्सा खुलेगा और इसमें से जो कुछ भी निकलेगा मेरे जितने भी वारिस होंगे उनमें बटेगा। मेरा तो एक ही बेटा बहू है। बेटा तो अब रहा नहीं, लेकिन दो पोते हैं, तो मैंने यही सोचा था कि मेरी मृत्यु के बाद दोनों आपस में इसे बांट लेंगे। लेकिन नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि यह सारा कुछ सारांश अकेले रखे। जब उस बक्से को चाबी लगाकर खोलकर देखा गया तो सब हैरान हो गए। बक्से में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोने के जेवर भरे थे, जिनकी कीमत आज भी करोड़ों में थी। इतना ज़्यादा सोना उन्होंने कभी नहीं देखा था, जिसे दादी कुंती देवी ने इतने सालों तक संभाल कर रखा था। खैर, मुखिया जी के सामने ही वह सारे जेवर सारांश के सुपुर्द कर दिए गए और सारांश आज मन ही मन अपनी दादी माँ को प्रणाम कर रहा था और बोल रहा था। माँ ने तो उसके साथ बेईमानी कर ली, लेकिन दादी माँ ने जाते जाते उसके साथ इंसाफ कर दिया। समय को अब बहुत जलन हो रही थी और वह उन जेवरों में से आधे जेवर लेना चाहता था, लेकिन मुखिया जी के डर की वजह से वह चुप था और सारांश वह सारे जेवर लेकर और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जा चुका था, क्योंकि माँ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि वह माँ को अपने साथ चलने के लिए बोलता। माँ तो अभी भी अपनी सास के जेवरों को बराबर बांटने के लिए सारांश के ऊपर दबाव डाल रही थी और पता नहीं किस मुंह से वह ऐसा बोल रही थी। लेकिन सारांश ने भी सोच लिया था कि जैसे उसकी माँ और भाई ने उसके साथ स्वार्थ दिखाया है, वह भी अब स्वार्थी होकर दिखाएगा और वह सारे जेवर लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया। मुखिया जी के रहते किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई सारांश के ऊपर कोई दबाव डालने की।